नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 दोषियों को आजीवन कारावास का दंड दिया है। दोषियों पर आईपीसी की धारा 302 और यूएपीए के सेक्शन 16 के तहत चलाया गया था ये मुकदमा। वहीं पिछले एक हफ्ते से सजा की मात्रा पर सुनवाई चल रही थी। तो आपको बता दें कि साल 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार यानी कि आज दोषियों को सजा सुना दी है और कोर्ट ने वॉर अगेंस्ट स्टेट और राजद्रोह के मामले में 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं 11 दोषियों को यूएपीए के तहत उम्र कैद की सजा दी गई है। हाल ही में अदालत ने एक दशक से ज्यादा लंबे समय चले ट्रायल के बाद 49 लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि 28 लोगों को बरी कर दिया गया था। 26 जुलाई 2008 में हुए धमाके में 56 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 200 से ज्यादा घायल हो गए थे। तो देविशी हमारे संवाददाता हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। देविशी, सबसे पहले तो ये बताइए ताजा अपडेट क्या कह रही हो, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी पहल देखने को मिली है न्यायालय की तरफ से और साफ तौर पर एक बड़ी सजा का ऐलान भी किया गया है। ताजा अपडेट क्या है और क्या अहम बिंदु है? 38 लोगों को फांसी होना ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और जो 2008 में अहमदाबाद में बम ब्लास्ट किए गए थे, वो जो कृत्य था वो भी एक आतंकवादी कृत्य था। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं जो आतंकवादी प्रवृत्तियां कर रहे हैं, उनके लिए एक ये जो फैसला है वो बहुत ही कड़ा है। साथ ही साथ जो 11 लोगों को आजीवन कैद की जो सजा सुनाई गई है वो जेल टिल डेथ है, यानी कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक जेल में रहेंगे तब तक जेल में रहेंगे। तो ये बहुत ही कड़ी कार्रवाई है। उसके साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट ने जो आर्थिक सजा है वो भी की है, फाइन भी किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी सजा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सजाएं हुई है वो आईपीसी 121, आईपीसी 307, आईपीसी 433, 436, 463 और जो यूएपी एक्ट की सेक्शन 16 है, उन सब हिसाबों से ये जो सजा है वो की गई है। गौरव, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सजा हुई है। शायद देश के इतिहास में इतने आरोपियों को एक साथ फांसी देना ये भी शायद पहली बार हो सकता है। तो इस हिसाब से जो कोर्ट है उसने सजा दी है। जी गौरव। बिल्कुल देविशी, अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये कदम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक बड़ी पहल और एक बड़ी बात आज निकलकर सामने आई है। ऐसे में अगर हम देखें तो तमाम जो अहम बिंदु रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं जिसके बाद कोर्ट ने ये निर्धारित किया और इस तरह की सजा सुनाई? बिल्कुल गौरव, जब ब्लास्ट हुए थे 2008 में, उसके बाद तुरंत ही जो गुजरात पुलिस ने जो कार्रवाई की थी एकदम त्वरितता से, तो इसमें जो सिमी और इंडियन मुजाहिदीन उनका जो सोर्स है वो सामने आया था और वो साइंटिफिक एविडेंस और इन सब चीज़ों की वजह से वो प्रूव भी हुआ था। और सिर्फ 19 दिनों में गुजरात पुलिस ने ये केस क्रैक किया था। तब गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वो तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने ये सब घटनाओं का जायजा भी लिया था और त्वरित ये सब तपास करने के लिए बोला गया था। और 19 दिनों में केस को सोल्व करने के बाद, क्रैक करने के बाद, ये आरोपी जो है वो सारे जेल में लाए गए थे और तब से ये केस चल रहा था। डे बाई डे एक स्पेशल अदालत में ये केस चल रहा था, स्पेशल कोर्ट में केस चल रहा था, उस पर सुनवाई चल रही थी। अगर हम बात करें तो 51 लाख पन्नों की तो इसमें चार्जशीट दाखिल हुई है, यानी एक बहुत लंबा चौड़ा ये केस है और बहुत विस्तार से इन सब में साक्षी और जो सबूत है वो इकट्ठा किए गए थे। और उसके बाद जो है वो सबको ये प्रोसीडिंग किया था और सब इसके बाद पूरा सरकारी वकील का जो अभियोजन पक्ष है उन्होंने भी अपनी पक्ष रखा था, डिफेंस के जो वकील थे उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था और बहुत लंबी बहस चल रही थी। और उसी बहस को चलते हुए अभी लास्ट एक हफ्ते से आरोपियों को क्या सजा सुनाई जाए उनके ऊपर बहस चल रही थी और उसके बहस के बाद आज जो है वो फाइनल फैसला जो है वो आया है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो बम ब्लास्ट के जो विक्टिम है, तब लगभग 56 से ज्यादा लोगों की जान गई थी इस अहमदाबाद बम ब्लास्ट केस में और लगभग 200 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए थे। वो विक्टिम को भी आज ये लग रहा है कि अभी ये जो कोर्ट ने न्याय किया है वो बहुत ही बेहतरीन न्याय किया है और इनको यही सजा होनी चाहिए। उस टाइप का उनका भी रिएक्शन सामने आ रहा है। जी।
देवेशी, क्योंकि हम देखते हैं, जैसा कि हमें पता है कि 1 दशक से ज़्यादा लंबा समय चला ट्रायल में, और ट्रायल के बाद जब इस तरह की सुनवाई और उसके बाद दोषी करार और उसके बाद अब ये महत्वपूर्ण फैसला, ऐसे में जिस तरह से क्योंकि फांसी की बात सामने आई है और उम्र कैद भी दी गई है दोषियों को, तो ऐसे में फांसी को लेकर क्या आगे की जो कार्रवाई है वो किस तरह से होने वाली है, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल गौरव, यहाँ कोर्ट ने सजा सुनाई दी है। अभी भी दोनों पक्षों के पास, खास करके डिफेंस के पास हाईकोर्ट का भी जो ऑप्शन है वो खुला है। तो जैसे अभी लग रहा है कि शायद ये कोर्ट हाईकोर्ट में जाएगा और हाईकोर्ट में भी आगे की जो सुनवाई है वो शुरू रहेगी, और हाईकोर्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑप्शन है वो खुला है। तो इस तरह से जो हमारी कानून प्रणाली है उसको अनुसरते हुए ये सब प्रणाली आगे चलेगी। लेकिन आज ये जो स्पेशल कोर्ट है उन्होंने ये सुनवाई जो है उसका अंत कर दिया है और उन्होंने अपना जो फाइनल डिसीजन है वो बता दिया है। तो अभी शायद ये कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकता है, ये केस हाई कोर्ट में जा सकता है। जी देवेशी, एक सवाल का जवाब दीजिए कि अभी क्या कोई विकल्प बचा है इसके अलावा, क्योंकि फांसी तो मुकर्रर कर दी गई है, और साथ ही साथ क्या अभी दोषियों के पास कोई विकल्प बचा हुआ है? को या दोषी को वो, और उसके बाद अगर कुछ डिसीजन हाईकोर्ट करता है तो ये एक छोटा सा विकल्प है। लेकिन जब डिफेंस के वकील सामने आएंगे, पूरा जो जजमेंट है वो भी अभी हाथ में नहीं है, जो भी जजमेंट के हाथ में आएंगे तब जो ज्यादा जानकारी वो प्राप्त होगी। जी, एक बड़ा फैसला यहाँ पर देखने को मिल रहा है देवेशी, और ऐसे में क्योंकि कार्रवाई अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब एक ही हफ्ते पहले कोर्ट ने जब दोषी ठहराया था 49 आरोपियों को और 28 को निर्दोष छोड़ दिया था, तब से डे बाई डे ये जो सुनवाई चल रही थी। हालांकि कोरोना का टाइम है तो अभी सुनवाई जो है वो वर्चुअल मोड पे चल रही थी। आपको ये भी बता दूं कि इसमें बहुत सारे जो आरोपी है जिनको फांसी हुई है दोषी थे, वो अलग अलग जेलों में बंद है। कोई अहमदाबाद जेल में है, कोई मुंबई में है, कोई तिहाड़ में है, कोई गया की जेल में है, कोई साउथ इंडिया में है। तो अलग अलग जेलों से सब जो कनेक्ट होकर ये सुनवाई चल रही थी, और उसके बाद ये जो लंबी चौड़ी सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और ये ऐतिहासिक फैसला भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं कि गुजरात के इतिहास में इतना बड़ा फैसला कहीं भी सुनाया गया, इतने लोगों को एक साथ फांसी की गई हो। तो अब आगे हमें देखना है कि आगे डिफेंस क्या फैसला लेता है, या क्या आगे उसके पास क्या कानूनी विकल्प रहते हैं, और क्या वो लोग भी अपने आप को डिफेंस करते हैं हाईकोर्ट में। स्पेशल कोर्ट ने जो है उन्होंने तो अपना फैसला है वो आज सुना दिया है। जी, डिफेंड करने के लिए क्या क्या दलीलें यहाँ पर रखी गई थी, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोर्ट ने वॉर अगेंस्ट स्टेट और राजद्रोह के आरोप में इस तरह के देखा गया और दोषी करार देने के बाद फांसी मुकर्रर की है। देखिए गौरव, जब कोर्ट में केस चल रहा था उस दौरान जो सरकारी वकील है उन्होंने ये कहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इतने लोगों की जान गई है। गुजरात जो एक बहुत शांत राज्य कहा जाता है, उसमें उसकी जो शांति है उसको भंग करने की कोशिश की गई है, और ये आतंकवादी कृत्य है। जैसे यूएपीए लगाया गया और 302 लगाया गया। तो उसके बाद डिफेंस ने वैसे चल रहा था अपने एक प्रोसेस चल रहा था, लेकिन जो अभी अभी सुनवाई हुई उसमें डिफेंस ने ये कहा था कि अगर सजा आपने दोषी तो डिसाइड कर दिया, कोर्ट को कहा था, लेकिन इनको जो सजा है वो कम से कम होनी चाहिए। डिफेंस ने ये कहा कि आरोपी जो है उनको सुधरने की तक मिलनी चाहिए, और वो लोगों ने आरोपियों ने जेल में अभ्यास भी किया है, स्टडी की है, तो उनके एजुकेशन ग्राउंड पे, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं तो उसके हेल्थ के ग्राउंड पे उनको कम सजा होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बहुत अच्छी तरीके से ये कहा था कि सबको सुधरने की तक हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सब लोग जो है वो वाल्मीकि नहीं बन सकते। जैसे रामायण का प्रसंग है, वालिया में से वाल्मीकि बने, तो उसी हिसाब से ये आतंकवादी कृत्य है, उनको सजा होनी चाहिए। और इसके बाद जो पूरी प्रोसेस चली उनके दौरान जो आज वो फाइनल फैसला आ गया हमारे पास। बिल्कुल देवेशी, और एक बड़ी न्यायिक जीत है। ऐसे में दोषियों के खिलाफ तो ये सजा मुकर्रर हो चुकी है, लेकिन जो परिजन थे उनका क्या कहना है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इंसाफ मिला है। जिस तरह की ये जो घटना थी जो अपने आप में बहुत ही निंदनीय थी पूर्ण रूप से अगर देखा जाए, तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जब उन्हें इंसाफ मिलता नजर आ रहा है? बिल्कुल गौरव, परिजन बहुत ही खुश है, क्योंकि उन लोगों ने भी फांसी की सजा की उम्मीद रखी थी।
और उन लोगों ने कड़क से कड़क सजा की जाए, ऐसी भी उन लोगों को उम्मीद थी। जब हमारी उनके साथ बात हुई तो ये कह रहे थे कि हमने जो स्वजन खोए है, हमने जो सहा है इस 14 साल के दौरान, एक हंसा खिलता जो परिवार होता है वो किसी के बिखर गए थे, किसी को गंभीर रूप से कोई घायल हुए थे, जिसका पैर टूट गया था, हाथ टूट गया था, इस टाइप का जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन सभी को आज एक उनके मुख से आज एक संतोष दिख रहा है, क्योंकि कोर्ट ने जो न्याय में भी लोगों की आस्था बहुत ही बड़ी है इस फैसले से, मुझे ये लगता है, क्योंकि जो फैसला सुनाया है उनको सब लोग जो परिजन है वो भी उसको वेलकम कर रहे हैं। लगातार क्योंकि जो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर नजर आई है सरकार की तरफ से, और जिस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि एक जब प्रशासन ने इस पर अपनी पूरी नजर जमाई और जब न्यायालय में ये पूरा केस आया तो उसके बाद से लगातार क्योंकि जो प्रणाली रही है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और एक बड़ी जीत के तौर पर यहाँ पर इसे देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बात करूं 2008 की, गौरव, तो जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गए उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने जो है वो बहुत त्वरितता से और अलग अलग टीम्स बनाकर बहुत जल्दी इस केस को जो है वो क्रैक किया जाए ऐसी बात की थी। और उन्होंने खुद ये अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट की जितने भी साइट थी, जैसे सिटी के सारे एरियाज थे, उनका विजिट किया था और वहां जाके पूरा जायजा लिया था। और उनके बाद टीम जो है आशीष भाटिया अभी के डीजीपी है गुजरात के, उनकी अगुवाई में एक टीम बनाई गई थी 6-7 जो आईपीएस ऑफिसर की, और उन्होंने ये केस क्रैक किया था। तो कहीं ना कहीं इसमें जो उस टाइम की जो सरकार थी उन्होंने बहुत त्वरितता दिखाई। पुलिस के लोग जो तो उन्होंने भी बहुत अपनी जान जोखिम में डालकर ये कह सकते हैं कि इस सारे जो केस है उनको सुलझाने का प्रयास किया था। बहुत सारे नेटवर्क, उसके साथ साथ फॉरेंसिक एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, और उसके बाद बहुत सारे साक्षी, इतनी बड़ी 51 लाख पन्नों की चार्जशीट बनाएगी। तो बहुत ही एक लंबी चौड़ी प्रोसेस के बाद ये जो है वो पूरा केस में जो फैसला आया है। देवेश, इस केस में क्योंकि अगर हम गौर करें तो जो आरोपी हैं वो सरकारी गवाह भी बने थे, तो उससे भी काफी मदद मिली होगी इस केस को इस अंजाम तक पहुंचाने में। एग्जैक्टली, एक जो एजाज नाम का जो आरोपी है वो सरकारी गवाह बना है, अप्रूवल बना है, तो उनके पास पूरी जो लिंक थी, कौन कौन कहाँ से मटेरियल लाया, यहाँ दानीलिमड़ा एरिया में जो लोग रुके थे ग्रुप में, जहाँ प्लानिंग किया था, गुजरात का जो मध्य सेंट्रल गुजरात का पावागढ़ है, वहाँ पे ये हालोल के जंगलों में मीटिंग की थी, केरल के जंगलों में इसकी ट्रेनिंग हुई थी। ये पूरी जो लिंक है वो उनको जोड़ने में जो अप्रूवल है उनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है, और इसी के कारण ये पूरा जो केस है वो बहुत स्मूथ हो गया था पुलिस के लिए। और ज्यादा से ज्यादा इसमें जो जितने भी आरोपी जुड़े हुए थे उनको दबोचने के लिए, उनको पकड़ने में भी पुलिस को बहुत ज्यादा इसकी मदद मिली थी। और उसी के बाद ये तमाम बातें सामने आई थी। और अब अगर हम आगे की प्रणाली की बात करें तो किस तरह की कार्रवाई आगे नजर आ रही है आपको, क्योंकि अब तो एक बड़ा फैसला सामने आ चुका है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे संवैधानिक प्रणाली है जिनको अभी फॉलो करना बाकी है। बिल्कुल, अभी आगे की जो कार्यवाही वो अभी जजमेंट की कॉपी आएगी। जजमेंट की कॉपी आने के बाद दोनों पक्ष जो है वो उनका अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करने के बाद इनके आगे क्या विकल्प खुले हैं उनके लिए चर्चा करेंगे। हालांकि मैं यहाँ बता दूं कि जो 28 लोगों को निर्दोष छोड़ा गया है उनके सामने भी शायद ये जो डीजीपी आशीष भाटिया उन्होंने कहा था कि हम उसका अभ्यास करेंगे, और शायद वो उनके सामने भी हाईकोर्ट में जा सकते हैं कि उनको क्यों छोड़ा गया, उनके सामने एविडेंस थे और ये सब चीजें थी, तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। तो आगे भी ये केस जो है वो हाईकोर्ट में जा सकता है, और हाईकोर्ट में पूरी बहाल होने की शक्यता है। हाईकोर्ट इसको किस तरह से देखेगा अगर हम देखें, क्योंकि अगर ये फैसला सुना दिया गया है फांसी का, तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि दर्शक भी ये चीज जानना चाहते हैं कि जब ये हाईकोर्ट में जाएगा तो क्या दोबारा से सुनवाई होगी या उसी फैसले पर अमल करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल गौरव, और मेरे साथ अभी जो सरकारी वकील है वो सुधीर ब्रह्मभट्ट हाजिर है, जिससे हम पूछेंगे सुधीर भाई कैसी रही ये पूरी कार्यवाही, और आज जो बड़ा फैसला आपको मिला है कोर्ट ने सुनाया है। 14 साल की कड़ी मेहनत पूरी टीम पर, प्रोसिक्यूटर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, राज्य सरकार, सबके एफर्ट से आज ये रिजल्ट मिला है। कौन से पुरावे या कौन से एविडेंस, ये सब क्या कोर्ट में क्या माहौल रहा था, कैसे इसकी सुनवाई हुई? इसका ये माहौल 2010 से पहले ऑल द एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए गए थे, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अपने ऑल द एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए गए थे, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेस को एग्जामिन करना शुरू किया था, और 2013 तक 2021 तक सब विटनेसेस के
डिपोजिशन पूरे हो गए थे और 1167 विटनेस हमने एग्जामिन किए थे। इसमें से खाली 12 लोगों ने प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट नहीं किया था, बाकी के सभी लोगों ने प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट किया था। सुधीर भाई, इसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है और जो सजा का विवरण है वो क्या है? आप जानते हैं उस हिसाब से कि जो भारतीय दंड संहिता की कलम 302 जिसमें कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120 बी को भी साथ में कोर्ट ने माना है, टेररिस्ट कृत्य को यूएपीए की सेक्शन में भी माना है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस इसमें भी कन्विक्ट किया है और 121 आईपीसी और 124 आईपीसी उसको भी माना है। ये सब सेक्शन ऐसी है कि जिसमें यूएपीए में टेररिस्ट एक्ट भी माना है और इसको रेरेस्ट ऑफ रेयर केस मान के ये सजा की है। जी धन्यवाद। बिल्कुल, तो गौरव, ये रेरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान के ये सजा की गई, जैसे सरकारी वकील ने भी बताया। जी गौरव। ऐसे में वही मेरा सवाल आपसे यही था कि अब जैसे क्योंकि हाई कोर्ट की प्रणाली की हम बात कर रहे थे कि अगर वहां पर उनके पास एक ऑप्शन ये बच जाता है तो अगर वहां पे जाएंगे तो जो फैसला हो चुका है, जो आज एक बड़ा फैसला सामने आया है, ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, इसको मद्देनजर रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी या वहां पर कुछ नया पहलू देखने को मिल सकता है? नहीं, इसी कोर्ट के जो फैसला है उनको तो बिल्कुल नजर में रखा जाएगा। इसी कोर्ट के फैसले को शायद डिफेंस जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब आगे की जो डिस्कस है वहां पे हियरिंग करना या नहीं करना वो हाई कोर्ट का मामला है। हाई कोर्ट अगर तय करेगी कि अगर इस केस को रीओपन किया जाए और इसको वापिस सुनवाई की जाए तो हाई कोर्ट ये कर सकती है। अदरवाइज हाई कोर्ट अगर इसी केस का फैसला मान सकती है, मान लेती है और इसी को अगर ऐसे ही रखती है तो फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, जैसे हमारी कानूनी प्रणाली पूरी चल रही है। तो इसी हिसाब से ये केस आगे जाएगा। लेकिन अभी हाई कोर्ट पे ये नजर है, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसी केस को स्पेशल कोर्ट का जो फैसला है उनको मान लिया जाए या फिर इसके ऊपर डिस्कस किया जाए। बिल्कुल, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण एक और सवाल है जहन में और उसका मैं चाहूंगा आप थोड़ा संक्षेप में जवाब दें कि जब हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो ये प्रणाली है उसको मद्देनजर रखते हुए तेजी से इसमें गतिविधि देखने को मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ जो कार्रवाई है उसका जो पैरामीटर होगा वो किस तरह से सेट होगा? बिल्कुल गौरव, क्योंकि स्पेशल कोर्ट का फैसला है, ये सिंगल जज का एक बेंच का ये फैसला है। हाई कोर्ट आगे जाके उसके ऊपर क्या करना है वो डिसाइड कर सकती है, लेकिन जो डिफेंस के वकील है वो अपने आप में जजमेंट का पहले वो विस्तार से अभ्यास करेंगे। उसका स्टडी करने के बाद वो हाई कोर्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे, वो अभी डिसाइड करेंगे। तो हाई कोर्ट का जो क्या रवैया रहता है वो हाई कोर्ट में जाके ही पता चल सकता है गौरव। और उसके बाद डिफेंस के वकील अभी आए नहीं है मीडिया के सामने, वो जब आएंगे तब भी और ज़्यादा विकल्प हमें पता चल सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में आप ये बताइए, क्योंकि कार्रवाई की हम जो बात कर रहे हैं अब आगे इन्हें जैसा आपने बताया था कि अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है, तो अब जो दोषी हैं उनको क्या एक साथ रखा जाएगा या अभी भी वही प्रणाली फॉलो की जाएगी? देखिए, कोविड का टाइम है और बाकी जो आरोपी है जिनको सजा हुई है उसमें से भी कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे किसी केस में भी उनका इन्वॉल्वमेंट है। जैसे अलग अलग दूसरे जो शहरों में ब्लास्ट हुए थे उनमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो उनको अगर क्या आगे डिसाइड करना वो प्रशासन तय करेगा। और अभी तो सारे लोग जो है वो अलग अलग जेलों में बंद है और कोविड का समय भी चल रहा है और सिक्योरिटी रीजन भी हो सकता है। तो हो सकता है कि उनको इकट्ठा न करके जैसे बंद है ऐसे ही रखा जाए और आगे की जो सजा की जो की प्रोसेस होगी वो प्रशासन है वो अपने हिसाब से तय कर सकता है, जेल प्रशासन भी तय कर सकता है। अगर ये हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं होता है केस तो फिर आगे की कार्यवाही की जा सकती है। ये जो फांसी मुकर्रर कर दी गई है उसको देखते हुए, क्योंकि एक बड़ा और ऐतिहासिक ये फैसला लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक भी है और सबसे बड़ी बात है क्योंकि न्यायालय ने जिस तरह की पहल दिखाई है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण और एक इंसाफ को दर्शाती है जिसकी आस में हर आम नागरिक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए देवेशी आपका। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर देश भर के सिख समुदाय के प्रमुख लोगों से मुलाकात की। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालरा, पद्मश्री बाबा बलवीर सिंह जी सिचवाल, सेवा पंथी के अध्यक्ष महंत करमजीत सिंह, करनाल के डेरा बाबा जंग सिंह से बाबा जोगा सिंह सुरेंद्र सिंह नामधारी,
पांचवा तख्त के बाबा जस्सा सिंह शिरोमणि, दमदमी टकसाल के डॉक्टर हरभजन सिंह और सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी सहित सिख समुदाय के गणमान्य लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या बड़ी बातें निकल के आई हैं, क्योंकि आज एक बड़ी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है? देखिए गौरव, ये पहली बार हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिख समुदाय के प्रतिनिधियों से, प्रमुख नेताओं से मुलाकात हुई है। पहले भी इस तरह की मुलाकातें होती रहती थी और हमने देखा है कि समय समय पर मोदी सरकार ने सिख समुदाय के हितों को देखते हुए कई अहम फैसले भी किए हैं। न केवल देश के अंदर, हमने देखा दुनिया में कहीं भी अगर सिख समुदाय को कोई चुनौती का सामना करना पड़ा है या कोई संकट आया है, तब मोदी सरकार ने बढ़ चढ़कर उस संकट को दूर किया है। चाहे अफगानिस्तान में हमने देखा, जब अफगानिस्तान के जैसे हालात थे उस वक्त, जब कुछ हमारे भारतीय और कुछ सिख समुदाय के लोग वहां पर फंसे हुए थे, तो ऐसे में हमने देखा कि किस तरह से उन्हें मुझसे इवैक्यूएट किया गया, वापस सुरक्षित लाया गया। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे हमने देखा कि समय समय पर फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं जिसमें सिख समुदाय की जो भावनाएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनका ध्यान रखा गया। और इससे पहले भी जब सिख समुदाय के नेताओं के साथ, प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती रही है, तब हमने देखे हैं कि कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने समय समय पर ऐसे फैसले लिए हैं जो सिख समुदाय के हितों से जुड़े रहे हैं। चाहे वो आपका करतारपुर कॉरिडोर की बात करें, या फिर हमने देखा कि हाल ही में जो ऐलान हुआ था, तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद संवेदनशील रहे हैं। अलग अलग वर्गों के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, वो उनसे संवाद के जरिए उनकी जो समस्याएं हैं उसको सुनते रहे, उस पर सरकार पहल लेती रही है। अगर आप देखें कि अगर कई अहम फैसलों की बात करें जो मोदी सरकार ने सिख समुदाय से जुड़े हितों से जुड़े जो अहम फैसले लिए हैं, उसमें हमने देखा कि किस तरह से जब ये पारित हुआ था, तब हमने देखा कि हमारे पड़ोसी देशों में जो सिख समुदाय के लोग जिन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था, उन्हें किस तरह से देश में नागरिकता देनी है, उस संबंध में पहल की गई। उसमें जो जिन 6 धर्मों की बात की थी, उसमें सिख समुदाय के लोग भी शामिल थे। तो निश्चित तौर पर इस तरह से तमाम फैसले हमने देखा कि सिख समुदाय न केवल दुनिया में कहीं भी कोई अगर चुनौती आई है, कोई समस्या आई है, तब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने मदद की है, भारत ने पहल की है। तो निश्चित तौर पर ये मुलाकात बहुत एक तरह से अहम है, जब हम देख रहे हैं कि तमाम नेता सिख समुदाय से प्रतिनिधि वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में इस मुलाकात को देखा जाना चाहिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के हमेशा पक्षधर रहे। और हमने देखा है कि जब भी वो दिल्ली से बाहर भी राज्यों के दौरे पर जाते रहे और जब भी उनके व्यक्त कार्यक्रम में मौका मिलता रहा है, तब वो अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ, अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करते रहे। गौरव, बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, अपने दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम दे दें। आपको बता दें कि 2014 से सिख समुदाय के लिए मोदी सरकार की कई प्रमुख पहल रही है। 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर देश भर के प्रमुख सिखों की मेजबानी की। 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारत सरकार द्वारा आयोजित विशेष भारतीय वायुसेना एयर इंडिया की उड़ानों में अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय के 74 सदस्यों, मुख्य रूप से अफगान सिखों को निकाला गया था। नागरिकता संशोधन की अगर बात की जाए अधिनियम की, तो उसके तहत अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से सताए गए सिख भारत में शरण और नागरिकता ले सकते हैं। सरकार ने जुलाई और सितंबर 2020 के बीच अफगानिस्तान से 230 सिख परिवारों की वापसी सुनिश्चित की।
उसके बाद 25 नवंबर की अगर हम बात करें 2016 की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में शामिल होने के लिए आनंदपुर साहिब वो गए। तो ये तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, हमने देखा है कि तमाम जो सरकारें आई उन्होंने सिख समुदाय की अनदेखी की। ऐसे में जैसा कि हम सिलसिलेवार तरीके से बता भी रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोकस रहा है सिखों के ऊपर कि उनके साथ वो अनदेखी ना हो जो बाकी की सरकारों में हुई है। उन अहम फैसलों का जिक्र करने से नहीं भूलना होगा कि जब ये मुद्दा सामने आया कि जीएसटी लंगर पे लगता था, तत्काल उस पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए लंगर को बाहर किया जीएसटी से। और ये एक ऐसा फैसला था जिसमें जैसे ही संवाद प्रक्रिया के दौरान ये बात सामने आई, समुदाय ने इस बात को सामने रखा, तुरंत एक तरह से देखें उस पर एक राहत की गई। राज्यसभा में जलियांवाला मेमोरियल ट्रस्ट बिल पारित किया गया। जानते हैं कि गुरु नानक देव पर उनके 550वें बर्थ एनिवर्सरी पर जो 3 किताबों को जो जारी की गई। इस तरह से हम तमाम फैसले देखते हैं जो समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने किए हैं। हम जानते हैं कि एक हेरिटेज सर्किट बनाने का काम तेजी से देश भर में हो रहा है और जिसमें तमाम धार्मिक जो जगह है उनको आपस में जोड़ने का काम जो पर्यटन मंत्रालय है वो कर रहा है स्वदेश दर्शन योजना के तहत। उसके तहत हम देख रहे हैं कि आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, अमृतसर और इस तरह से हम जोड़ने का आपस में काम हो रहा है। किस तरह से उसके लिए एक धनराशि भी दी गई। और ऐसे में तमाम हम फैसलों को देखते हैं जो समय समय पर सिख समुदाय की जो मांगे रही हैं, उनकी जो समस्याएं रही हैं, उससे जुड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया है। और उसके साथ साथ आप देखें कि फैसलों की एक फेहरिस्त है जिसे हम कह सकते हैं कि उनकी मांगों को देखते हुए समय समय पर मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद उठाया है। तो निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि आज की जो मुलाकात है वो एक उन तमाम मुलाकातों के साथ उस मुलाकात को जोड़ के देखा जाना चाहिए कि जब जब सिख समुदाय के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, उन्होंने कोई बात रखी है, संवाद प्रक्रिया में कोई बात सामने आई है, उस पर सरकार आगे काम करती नजर आई है, फैसले लेते नजर आई। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में आज की जो मुलाकात है उसे काफी अहम माना जाना चाहिए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि हम देखते हैं जिस तरह से हमने देखा भी है कि 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारत सरकार द्वारा आयोजित विशेष भारतीय वायुसेना यानी कि एयर इंडिया की उड़ानों में अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय के 74 सदस्यों को वहां से निकाला गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखें तो मोदी सरकार ने एक बड़ी पहल की थी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इस बारे में अगर देखा जाए तो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर उन्होंने हमेशा सिख समुदाय के बारे में सोचा है। निश्चित तौर पर न केवल देश में बल्कि दुनिया में किस तरह से सिख समुदाय और आगे बढ़े, उनकी जो पहचान है वो और मजबूत हो और उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार करके उसे आगे काम हो, उस दिशा में कि कई ऐसे फैसले समय समय पर मोदी सरकार द्वारा लिए गए हैं। और जिस फैसले की आप जिक्र कर रहे हैं वो भी निश्चित तौर पर उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। हमें देखना होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई केंद्र सरकार ने तमाम वो फैसले किए, जब चाहे वो सिख दंगों के जो पीड़ित परिवार उनको कंपनसेशन देने की बात हो। 16 दिसंबर 2014 में ये फैसला लिया गया था। निश्चित तौर पर एक तरह से देखें कि जो प्रमुख जगह उनको विकसित करने का काम किया जा रहा है। जो सर्किट है। बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम कुछ इससे जुड़ी हुई सिख समुदाय से जुड़ी कुछ और जानकारियां भी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि मोदी सरकार ने श्री अकाल तख्त, श्री दमदमा साहिब, श्री केशगढ़ साहिब, श्री पटना साहिब और श्री हजूर
साहिब के बीच कनेक्टिविटी में सुधार किया। ये एक बड़ी पहल मोदी सरकार की तरफ से देखने को मिली। नवंबर 2018 में तीर्थयात्रियों के लिए अमृतसर से नांदेड़ के लिए एक विशेष उड़ान शुरू की गई। प्रधानमंत्री ने जामनगर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की याद में 750 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर कॉरिडोर का विकास हुआ। ऐतिहासिक शहर सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज टाउन के रूप में विकसित किया गया। तो तमाम बड़ी पहलें यहां पर देखने को मिली हैं। और शैलेंद्र लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जैसा कि हम बता भी रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना फोकस सिख समुदाय के लोगों पर रहा है, साथ ही साथ उनसे जुड़े इतिहास पर रहा है और साथ ही साथ उनकी संस्कृति पर भी रहा है, क्योंकि अगर जिस तरह से हम देखें तो उन्होंने तमाम ऐसी बड़ी पहल की है जो इससे पहले नामुमकिन सी लगती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहल की है, ये देखिए गौरव, हम ये देखते हैं न केवल उनके इतिहास को जो लगातार तमाम प्रयासों के जरिए समृद्ध करने की कोशिश हो रही है, और हमने देखा है कि उन जगहों का विकास करने पर जोर दिया जा रहा है जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा वहां जा सकें। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बड़े मौके पर तमाम जगहों का दौरा करते रहे हैं और हमने देखा है कि समय समय पर वो गुरुद्वारा जाते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि न केवल आर्थिक तौर पर उन जगहों को विकसित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा है, बल्कि एक जो गौरवशाली विरासत है, एक जो गौरवशाली समृद्ध परंपरा है सिख समुदाय की, तो संरक्षित करने का काम और किस तरह से उसमें एक सरकार का योगदान हो सकता है उस पर आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रमुख सिख धर्म के प्रमुख स्थानों को आपस में जोड़ने और उसको विकसित करने का काम हो, या फिर सिख समुदाय की कोई ऐसी समस्या जिसमें सरकार की तरफ से पहल की जरूरत हो उस पर आगे बढ़ने का काम हो, या फिर लंगर GST हटाने का काम हो, या इस तरह के तमाम हमने देखा चाहे FCRA रजिस्ट्रेशन की बात हो दरबार साहिब को लेकर, तो निश्चित तौर पर इस तरह के तमाम काम किए गए हैं जिसमें हमने देखा है कि सिख समुदाय की भावनाओं का ध्यान रखा गया है और उनकी मांगों का ध्यान रखा गया है, और साथ ही साथ हर उस स्तर पर पहल की गई है जिससे सिख समुदाय तरह से विकास के रास्ते पर जो भारत आगे बढ़ रहा है उसमें उनकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा और सुनिश्चित हो सके। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनकी भावनाओं की कदर नहीं की गई है, उनके लिए विकास की सौगातें नहीं दी गई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्वास्थ्य को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से चिंतित रहे हैं और उसके लिए भी तमाम योजनाएं चलाई गई और साथ ही साथ तमाम ऐसी बड़ी पहल की गई जिनसे उनको ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने जामनगर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की याद में 750 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन किया, उससे वहां के लोगों को काफी फायदा भी हुआ और वो स्वस्थ भी होकर वापस लौटे। निश्चित तौर पर, और यही वजह है कि हमने देखा है कि न केवल देश भर में जो सिख समुदाय के लोग रहते हैं बल्कि दुनिया में जहां भी हमने देखा कि कोई मुद्दा सामने आया उस पर भारत सरकार ने पहल की है। एक तरह से देखें कि कैसे सिख समुदाय विकास के रास्ते से आगे बढ़ सकता है और जो आधारभूत संरचनाएं उन इलाकों में विकसित करने का काम किया गया है, चाहे वो सैटेलाइट सेंटर PGI चंडीगढ़ फिरोजपुर में स्थापित करने की ओर आगे बढ़ने की बात हो, या फिर सिंचाई परियोजनाओं पर हमने देखा है कि बहुत फोकस रहा है ऐसी जगहों पर जिससे सिख समुदाय से जुड़े लोगों को फायदा हुआ है, या जो आप मेडिकल कॉलेज का जिक्र कर रहे थे। तो इस तरह की आर्थिक आधारभूत संरचनाओं को उन इलाकों में मजबूत किया गया है जहां पर सिख समुदाय के लोग रहते हैं। इसके साथ ही साथ उनकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया गया है, धार्मिक जगहों का विकास किया गया है और साथ ही साथ उनके हितों को ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले किए गए हैं जिससे जो विरासत है वो और समृद्ध हो। तो हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल समय समय पर सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है, उनके मुद्दों को समझा है, उनको सुना है, बल्कि कदम भी उठाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार द्वारा तमाम ऐसे महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं जो दशकों से लंबित थे या दशकों से इस पर मांग की जा रही थी सिख समुदाय द्वारा। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सिख समुदाय के लिए
तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण पहल की है और उन पहलू से हम आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें, अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अंतर धार्मिक अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है और साथ ही साथ तमाम ऐसी बड़ी पहलें यहां पर की गई हैं जिसमें श्री गुरु नानक जी के जीवन में आपको बता दें कि संगोष्ठी और गुरबानी पर कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण की भी तमाम व्यवस्थाएं की गई। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, विभिन्न भारतीय भाषाओं में गुरबानी का प्रकाशन भी किया गया। तो तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण जो पहल मोदी सरकार ने की है वो साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष अपनी तीनों जनसभाएं अयोध्या में करेंगे। नड्डा आज अयोध्या के फतेहगंज में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं मिल्कीपुर और रुदौली में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में 3 विधानसभाओं में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सरोजनी नगर में नरकुट खेल मैदान पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के समर्थन में जनसभा करेंगे। वहां से कैंट विधानसभा प्रत्याशी और मंत्री ब्रिजेश पाठक के लिए जनता से समर्थन की अपील करेंगे। इसके बाद वे पश्चिम में राजाजीपुरम ई ब्लॉक मार्केट में भाजपा प्रत्याशी अंजनी श्रीवास्तव के लिए सभा करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ मध्य क्षेत्र में बालू अड्डे पर शाम 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान लखनऊ मध्य से भाजपा उम्मीदवार रजनीश गुप्ता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस प्रतिज्ञा वर्चुअल महारैली को संबोधित करेंगी। इससे पहले भी कांग्रेस महासचिव इस तरह की वर्चुअल महारैली को संबोधित कर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सुबह करीब 10:30 बजे जालौन माधवगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद सपा अध्यक्ष कानपुर से अपनी विजय रथ यात्रा को निकालेंगे। साथ ही अखिलेश यादव शाम 4 बजे उन्नाव में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस ने पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, किसानों को कर्जा मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस ने वायदा किया था 5 साल पहले, ना राहुल जी ना प्रियंका जी इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने कहा था नशा मुक्त पंजाब करेंगे, हुआ क्या? उन्होंने कहा था कर्जा मुक्त किसान करेंगे, हुआ क्या? सुरक्षित पंजाब करेंगे, हुआ क्या? गैंग मुक्त पंजाब करेंगे, हुआ क्या? उल्टा इनके तो जेलों से गैंग चल रही हैं, पंजाब के लोगों को पता है। राहुल जी प्रियंका जी को जवाब देना होगा, चन्नी जी को जवाब देना होगा कि किसानों के कर्जे माफ क्यों नहीं किए, नशा मुक्त पंजाब क्यों नहीं किया, हर घर से नौकरी देने का वायदा पूरा क्यों नहीं किया। ये 5 साल के बाद इधर उधर भटकने के जो काम करते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। और वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, आपका मतलब अरविंद एंटी पंजाब है।
उन्होंने कहा कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री और खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उसे पंजाब कभी मंजूर नहीं करेगा। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब, अरविंद एंटी पंजाब, यही है इसका मतलब AAP का। जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का भी सोच रखते हो, ऐसे आरोपी नहीं, ऐसे इनके साथियों ने बार बार कहा है, एक ने नहीं कईयों ने कहा। अरविंद एंटी पंजाब, पंजाब को कभी मंजूर नहीं। पंजाब में 20 फरवरी को एक चरण में होने वाले मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। राज्य के 117 विधानसभा क्षेत्र से बाहर आपको बता दें कि तमाम वहां पर अब लगातार सियासी जो पार्टियां हैं वो वहां पर नजर आ रही हैं और साथ ही साथ अब शाम 6 बजे तक उसके बाद ये प्रचार थम जाएगा और 20 फरवरी को 117 सीटों पर एक चरण में ये मतदान होना है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतु को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अमृतसर में कहा है कि चुनाव में हमारा मकसद राज्य को नशा मुक्त करना और संपूर्ण विकास करना है। मुखौटेबाज आदमी में धरती ते देखा इदू वड्डा बनावटी बंदा मैं देखा नहीं। जो है वो दिखदा नहीं, जो दिखदा सी वो है नहीं। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने चन्नी के बयान को बिहार का अपमान करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों के खिलाफ बयान देकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपना ही नुकसान किया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था और कितनी बड़ी संख्या में पंजाब से लोग हर बार जाते हैं और किस तरह से बिहार में लोग वहाँ भी पूजा करते हैं, वहाँ उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। जो लोग भी बाहर से आते हैं और तो जो 350वां हुआ था, याद है ना कि कितना बड़ा आयोजन हुआ। अब पता नहीं किस तरह के व्यक्ति हैं जिनको ये मौका दे दिया अपने पार्टी ने, कई सब कुछ जानते ही नहीं है, उसे अपना नुकसान किए, पता ही नहीं है। हमको लगता है कितना बड़ा महत्व है बिहार का, उनको पता नहीं है कि बिहार के लोगों से कितना बड़ा लगाव है, इसलिए अपना नुकसान कर लिया। और आइए अब आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरों से रूबरू करवा दें। रूस यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कहा है कि इस समय शांतिपूर्ण और रचनात्मक कूटनीति की जरूरत है और वो इस मामले में सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है। साथ ही भारत ने रेखांकित किया है कि यूक्रेन में 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। रूस की अध्यक्षता में यूक्रेन की स्थिति पर हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि नई दिल्ली की रुचि एक ऐसा समाधान खोजने में है जिसके जरिए तनाव में तत्काल कमी लाई जा सके। तो आइए सीधे अब यूपी के अयोध्या का रुख करते हैं, जहां पर जेपी नड्डा रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहां का रुख करते हैं। यह वोट कोई वेद प्रकाश जी को विधायक बनाने का नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम किसी को एमएलए एमपी बनाने नहीं आते।
हम एमएलए और एमपी के माध्यम से देश और प्रदेश की तस्वीर बदले, इस काम के लिए हम आते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है। राम जन्मभूमि हमारा लक्ष्य था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा लक्ष्य था, भारत की संस्कृति उजागर हो, आगे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य था। और इस लक्ष्य का, जिसे हम कहते हैं सिंबल, इसका जो रूप था वो राम जन्मभूमि में निहित था। आज लोग आपसे वोट मांगने आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। लेकिन मैं सिर्फ अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। जब वोट मांगने कोई आए तो उनसे जरूर पूछना कि आप किस मुंह से वोट मांगने आए हैं। आप ही थे ना, आपकी सरकार थी ना जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। यह पूछना। जब वोट मांगने आएंगे तो कांग्रेस के लोगों से भी पूछना, हालांकि कांग्रेस अब पूछने लायक भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी पूछना, ये कोर्ट में लटकाना, अटकाना, भटकाना, ये काम तुमने क्यों किया था। और मित्रों, ये याद रखना, आपने राजनीतिक ताकत मोदी जी को 2014 में दी और 2019 में दी। उस राजनीतिक ताकत को लेकर के लल्लू सिंह जी ने अपने ही हाथों से उंगली दबा करके, वोट दे करके तय किया कि अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर भारत अग्रसर होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए यह ठीक है, एक राजनीतिक वातावरण बनाया गया। यह ठीक है कि कोर्ट का फैसला आया, सर्वसम्मति से आया, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कौन राजनीतिक दल खड़ा रहा? क्या कांग्रेस खड़ी रही? विरोध की। क्या सपा खड़े रहे? विरोध किए। और आज वोट मांगने के लिए मुझे हंसी भी आती है। आजकल पता लगा अखिलेश जी हनुमान मंदिर गए हैं और घंटी बजा रहे हैं। अरे अब घंटी बजाने से क्या होगा? अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? अब क्या मिलेगा? अब घंटी बजाओ जितना बजाना है, टीका लगाओ जितना लगाना है। आजकल मुझे कांग्रेसियों पर भी बड़ी हंसी आती है। ये नेता जिनको आचमन करने नहीं आता, जिनको चरणामृत देने नहीं आता, वो आजकल चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं। ये सिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है, इस बात को भी समझना चाहिए। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जो कि एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ये रैली बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर विपक्ष पर इन्होंने निशाना साधा और साथ ही साथ ये कहा कि जब वोट मांगने आए तो आप खुद सवाल करें कि राम भक्तों पर आखिर गोलियां किसने चलाई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।